नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी चौबे। आज के वीडियो में मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में बात करूंगी। ये टॉपिक यूजी पीजी पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को कवर करने के साथ ही अदर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें पॉलिटी का सेगमेंट होता है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। 1870 से 1883 तक ब्रिटिश सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण भारतीय जनता का राजनीतिक और आर्थिक असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा था। ब्रिटिश सरकार के विरोध को तत्कालीन समाचार पत्रों जैसे रंगमंच, नाटक, साहित्य इत्यादि के माध्यम से इस असंतोष को और भी तेजी से पूरे भारत में फैलाया जा रहा था। जैसे बंगला नाटक नील दर्पण, इसके माध्यम से नील बागानों में काम करने वाले संघर्ष को उभारा गया। किस तरीके से उस बागान में लगे मजदूर किसान के साथ अत्याचार हो रहा था, उनके शोषण को इस रंगमंच के माध्यम से उभारा गया, जिससे असंतोष का गति और भी तीव्र हो गया। और इन सब के माध्यम से भारतीयों में ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध की चिंगारी बढ़ती जा रही थी और उसमें आग का घी का काम किया लिटन की जन विरोधी नीति और एल्बर्ट विल संबंधी विवाद। इन सभी घटनाओं ने कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार की और अब स्थितियां इस मोड़ पर आ गई थीं कि भारत को अब एक देशव्यापी संगठन की आवश्यकता थी और इस दिशा में प्रयास पहले भी हुआ था। इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था ने इसके लिए पहल किया था, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। फिर एक ब्रिटिश गवर्नमेंट रिटायर्ड अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इस दिशा में ठोस कदम उठाया और उसे अपना नेतृत्व प्रदान किया। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का जन्मदाता भी माना जाता है। ए.ओ. ह्यूम इस कांग्रेस की स्थापना के लिए जो उनका प्रयास था, क्या ये अचानक की घटना थी कि उन्होंने तुरंत से सोचा और कांग्रेस की स्थापना के लिए प्रयास किया? नहीं, भारत में उस समय की ऐसी स्थितियां थीं कि जिससे ए.ओ. ह्यूम ने पूरा एक स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने कई सारी घटनाओं की रिपोर्ट पढ़ी और रिपोर्ट पढ़ने के साथ वो इस अंजाम पे पहुँचे कि अगर भारत में एक आंतरिक रूप से क्रांति की बीज तैयार हो रही है जो हिंसात्मक रूप भी ले सकता है और इसमें भारतीय जनमानस का नुकसान तो होगा ही, साथ ही ब्रिटिश सरकार का भी बहुत सारा नुकसान होगा। लेकिन ये एक विवाद का विषय रहा कि क्या ए.ओ. ह्यूम ने इंडियंस के वेलफेयर के लिए कांग्रेस की स्थापना का एफर्ट किया या ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेफ्टी के लिए किया। खैर, ये मुद्दों पर यूरोपियन थिंकर्स और इंडियन थिंकर्स ने अपने अपने व्यू दिए हैं, जो हम बाद के वीडियो में इस पर बात करेंगे। ह्यूम ने क्या परिस्थितियां देखी, तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से इंडिया में लिटन के जो शासनकाल था, शासनकाल का अंतिम दौर जो 1878 और 79 के आसपास का काल था, उसके अंतिम दिनों में ह्यूम को ऐसे लगना लगा कि अगर इस बढ़ते हुए भारतीय जनता के असंतोष को कोई रोकने के लिए, उस असंतोष को रोकने के लिए कोई निश्चित कदम उठाया नहीं जाएगा तो परिणाम बहुत ही नुकसानदायक होंगे। ह्यूम ने इसके लिए पूरे इंडिया में जितनी भी घटनाएं हो रही थी उस समय, उसको पूरी तरीके से समझा और कई सारी रिपोर्ट और कई सारी बड़ी बड़ी फाइलें देखी, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत की जो गरीब जनता है वो इस समय की वर्तमान परिस्थितियों से निराश हो उठी है। उसे भरोसा हो गया है कि उसे भूखों मरना होगा, इसलिए वो खुद को अब तैयार करना चाहती है, वो यूनाइट होना चाहती है और
उस यूनाइट होने का मतलब ह्यूम को लगा कि हिंसा की शुरुआत होगी, हिंसा होगा। कई तरीके के रिसोर्सेज से उन्हें ये पता चला कि इंडियंस जो हैं, जो अपने रूटीन वर्क के लिए, अपने दैनिक कार्य के लिए जिन तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करते थे, अब वो क्रांति के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। उन्हें ये पता चला कि जैसे उनकी पुरानी तलवार, कुल्हाड़े, भाले, ये जैसे जो इनके हथियार थे, इन सब की वो मरम्मत में लग गए हैं, जिससे कि वो समय आने पर उसका उपयोग कर सके। ह्यूम ने इस चिंताजनक स्थिति को देखा और समझ गए। उसके बाद उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना का प्रयास किया। तो सबसे पहले 1883 में अपने इस प्रस्ताव को लेके उस समय वॉयसराय थे लॉर्ड डफरिन, उनसे मिले और उनके पास ये प्रपोजल रखा कि इंडियंस के जितने भी मेजर थिंकर्स हैं, जो एक्टिविटीस्ट हैं, उनका ईयरली कॉन्फ्रेंस कॉल किया जाए और उस कॉन्फ्रेंस में सोशल इश्यूज पर चर्चा किया जाए। ह्यूम इसका एरिया केवल और केवल सोशल रखना चाहते थे, लेकिन डफरिन इससे एग्री नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मुझे भारतीयों की वास्तविक इच्छा को जानने में, उनका निश्चय करने में बहुत कठिनाई होती है और ये भारतीय जनता के लिए अच्छा होगा, उनके हित में होगा कि ऐसा एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए जिसके माध्यम से भारतीयों की इच्छा से सरकार को अवगत कराया जा सके। डफरिन ने इसको और भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाने के लिए इस इंस्टीट्यूशन को कहा कि गवर्नर को इस तरीके की जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको प्रिसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नर के प्रेजेंस में इंडियंस जो है अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक नहीं बता पाएंगे। इस तरीके से लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के माध्यम से एक ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहते थे जैसा कि इंग्लैंड में अपोजिशन पार्टी जो काम करता है, भारत में भी कांग्रेस के माध्यम से वो इस तरीके की एक रिस्पॉन्सिबल और अपोजिशन जैसी पार्टी का, अपोजिशन जैसे इंस्टीट्यूशन का निर्माण कराना चाहते थे। ह्यूम वायसराय की इस बात को माने और उसके बाद वायसराय का सपोर्ट पाकर ह्यूम बहुत तेज़ी से एक्टिवली इस काम में लग गए और इसकी स्टार्टिंग उन्होंने किया 1 मार्च 1883 को कोलकाता यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ के बैचलर्स के नाम एक ओपन लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने यूथ से अपील की कि आप जो है एक इंडिविजुअल होने के नाते इंडिया के अगर प्रोग्रेस चाहते हैं, इंडिया का अगर आप चाहते हैं कि इंडिया पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाए, उसकी प्रोग्रेस हो जाए, तो आप उठिए, जागिए। आपका देश पहल करने के लिए आपको देख रहा है, क्योंकि आप अपने देश के सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड, इंटेलेक्चुअल और डिवोटेड यूथ हो। अगर आप अपने देश को बहुत ज़्यादा मानते हो, देशभक्ति से ओतप्रोत हो, तो इस तरीके के आत्म बलिदान के लिए आप तैयार हो जाओ। आपके हृदय में अगर प्रेम है, अभिमान है, निस्वार्थ देशभक्ति का भाव है, तो आप जुट जाइए अपने देश के लिए। इस तरीके से बहुत सारा इंस्पिरेशन डाल के वो यहाँ पर चले आए, लेकिन ह्यूम को ये पता था कि केवल इंडिया के लेवल से इसके लिए काम करना सही नहीं होगा। इसको और भी ज़्यादा सफलता दिलाने के लिए इंग्लैंड में बैठे जो शासन के लोग हैं, उनमें भी इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के इस्टेब्लिशमेंट के लिए वहाँ पर भी लोगों को जगाना होगा और लोगों को सहमत कराना होगा। फिर ह्यूम जो है वहाँ से इंग्लैंड की तरफ गए और इंग्लैंड में जाके उन्होंने कुछ मेजर लीडर जो थे, जैसे लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड रिपन थे, ब्राइट थे, स्लैक थे, इस तरीके से जो बहुत पॉपुलर उस समय के ब्रिटिश लीडर्स थे, उनसे उन्होंने मिले और इस बारे में विचार विमर्श किया।
और वहाँ पे एक इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई। इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश संसद के जो सदस्य थे उनको भारतीय मामलों में रुचि दिखाने के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए इस संस्था का, इस कमेटी का संगठन किया। इधर भारत में मिस्टर ह्यूम ने जो अपील की थी वो असर लानी शुरू कर दी और इसी के बैकग्राउंड में सन 1884 में अडयार में एक थियोसॉफिकल सम्मेलन हुआ जिसमें भारत के बहुत सारे लीडर, जो मेन लीडर थे, एक नेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए इस एक प्रैक्टिकली एफर्ट करना स्टार्ट किया। और इस अधिवेशन के बाद 17 जो पर्सन थे वो देश के डिफरेंट पार्ट से इसमें शामिल हुए थे और ये जो बैठक हुई थी ये दीवान बहादुर रघुनाथ राव के चेन्नई स्थित निवास स्थान पर हुई थी और वहीं पे ये निश्चय किया गया कि अब एक देशव्यापी संस्था का निर्माण किया जाएगा और यहीं से एक नेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का रिजोल्यूशन भी उन लोगों ने पास किया। फिर उनके पास करने के साथ ही इंडियन नेशनल यूनियन यानी कि एक भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में की गई, जो ही यही इंडियन नेशनल यूनियन बाद में चल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से 1885 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। तो जो 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन को इस्टेब्लिश किया गया था उसमें एक एजेंडा रिलीज किया गया। उसमें कहा गया कि नेक्स्ट ईयर की जो क्रिसमस की छुट्टियां होंगी पूना में ईयरली कॉन्फ्रेंस कॉल किया जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, जिसमें इंडिया के सभी पार्ट के रिप्रेजेंटेटिव उसमें इकट्ठे होंगे और इसलिए इस सारे मोटो के साथ 1885 में मिस्टर ह्यूम और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक एजेंडा पे सिग्नेचर किया। उस एजेंडा में क्या बातें थी कि जब अगली ईयर की कॉन्फ्रेंस होगी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसमें स्थापना की बात भी होगी पूरी तरीके से, जो भारतीय राष्ट्रीय यूनियन के माध्यम से हो चुकी थी, तो उस अगले साल में जो एजेंडा होगी वो एजेंडा में ये था कि जितने भी लोग राष्ट्रहित के उद्देश्य में संलग्न होंगे उन सारे व्यक्तियों को आपस में कम्युनिकेट कराने का अवसर प्रदान किया जाएगा। फिर इसके बाद इसमें होगा कि उसके बाद नेक्स्ट ईयरली कॉन्फ्रेंस में क्या पॉलिटिकल कार्यक्रम होगा उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, उस पर बहस किया जाएगा। फिर इसके साथ ही कांग्रेस उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया जाएगा कि एक नेटिव पार्लियामेंट का बीजारोपण भी किया जाएगा और ये नेटिव पार्लियामेंट इस बात का जवाब होगी कि भारतीय लोग अब तक भी किसी प्रकार की प्रतिनिधि संस्था चलाने के लायक बन चुके हैं, सक्षम हो चुके हैं। फिर कॉन्फ्रेंस का आयोजन स्थल पूना होगा, जिसका वेलकम जो है एक सार्वजनिक सभा के द्वारा किया जाएगा। ये सारा डिसाइड हो गया और ये कॉन्फ्रेंस की डेट डिसाइड हुई 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 तक पूना में होने वाली थी। लेकिन उसी समय पूना में एक पैंडेमिक महामारी हैजा फैल गया और हैजा के फैल जाने के कारण कॉन्फ्रेंस का स्थान बदलकर मुंबई कर दिया गया। मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला के एक विशाल भवन में 28 दिसंबर 1885 को कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में पूरी इंडिया के 72 रिप्रेजेंटेटिव ने पार्ट किया, जिसमें 2 मुस्लिम्स भी शामिल थे और इस कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइड किया, इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और इसके मिनिस्टर थे मिस्टर A.O. ह्यूम। इसमें जो मेंबर थे, कुछ मेंबर उनके जो लीडर थे उनके नाम हैं जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ अम्बकची तैलंग, झवेरी लाल याज्ञिक, दिनेश
दिनसा इदुलजी वाचा, रघुनाथ राव, आनंद चालू पीरंगिया, एम.वी. राघवाचार्य, बाबू नरेंद्रनाथ सेन, ये सारे लोग उसमें मेजर लीडर शामिल थे। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे। फिर इसके बाद काफ़ी वाद विवाद के बाद दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया और यहीं से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो पूरी प्रक्रिया थी वो पूर्ण हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक देशव्यापी संगठन के रूप में स्थापित हुआ। इस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में पूरी भारतीयों और इंडियन ऑफिसर्स के सहयोग से स्थापित हो चुकी थी। अब ये प्लेटफॉर्म ईयरली कॉन्फ्रेंस के आधार पे क्या और काम करती है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने में किस तरीके से अपनी भूमिका अदा करती है, इसके बहुत सारे अधिवेशन जो 1947 तक चले उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो